हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। और आज हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं पढ़ने के लिए। और ऑनलाइन में आप लोगों के कहने के अनुसार आज हम नाइन्थ, ये अभी जो आपको बताने जा रहे हैं ये क्लास 9th ए के लिए मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर 12 पढ़ाने जा रहे हैं और चैप्टर 12 है स्टैटिक्स आप लोगों के कहने के अनुसार। तो आज हम आपको स्टैटिक्स बताने जा रहे हैं और इस स्टैटिक्स को अच्छी तरह से आप समझिए। स्टैटिक्स में कुछ टर्म्स आएंगे जिन टर्म्स को जानना हम लोगों को जरूरी है। जब टर्म हम समझ जाएंगे तो सारी चीजें अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं हमारे समझ से वो स्कूल वाराणसी का सबसे अच्छा स्कूल है। इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना है। और अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट डे या तो ऑनलाइन क्लास में या उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में एक टर्म आता है डाटा। एक टर्म आता है डाटा। डाटा का क्या मतलब होता है? ये मोबाइल वाला डाटा नहीं जो आपके माइंड में चल आ रहा होगा कि ये 2 GB 1.5 GB 4 GB जो होता है डाटा, उस डाटा की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये जो टर्म आएगा ये है डाटा। और इस डाटा का क्या मतलब है इसको जरा हम समझ लें। डाटा, ठीक है। तो डाटा का मतलब जरा हम देख लें, समझ लें कि डाटा का क्या मतलब होता है। देखिए आप यहां पर, तो डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्शन, जब आपको स्टैटिक्स पढ़ना होगा, जब आपको स्टैटिक्स समझना होगा, तो स्टैटिक्स पढ़ने और स्टैटिक्स समझने के लिए आपको डाटा कलेक्शन करना होगा। और डाटा कलेक्शन का क्या मतलब? तो डाटा कलेक्शन का मतलब यह हुआ, जैसे सपोज कीजिए आपसे यह कह दिया जाए कि आपके मोहल्ले में टोटल नंबर ऑफ बेबीज विद इन 7 days बॉर्न, यानी आपका जो मोहल्ला है या आप जहां रहते हैं उसके आसपास में आप ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ बेबीज कितने हैं जो विद इन 7 days के अंदर बॉर्न हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? ये डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप देखते हैं सरकार जो है अपने लोगों को भेज करके या BLO को भेज करके या अपने लोगों को भेज करके हर घर जा करके लोग पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि आप इस घर के मुखिया का नाम क्या है, यानी इस घर का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, गार्जियन कौन है, इस घर में कितने लोग रहते हैं, आपके घर के आसपास कितने ट्रीज हैं, कितने पेड़ हैं, कितने हैंड पाइप है, आपके आसपास की सड़क कैसी है। ये सारी चीजें जो है डाटा सरकार कलेक्ट कराती है। तो डाटा का मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन, या कह सकते हैं कि पूरी जानकारी आपके बारे में, ठीक ना, आपके बारे में पूरी जानकारी कि आपको कितना क्या है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि हाउ मेनी बेबीज बॉर्न विद इन 7 days इन योर वर्ल्ड, तो अगर आपके वर्ल्ड में टोटल कितने बेबीज हैं जो विद इन 7 days के अंदर बॉर्न हुए हैं, तो क्या करेंगे आप कागज उठाएंगे, पेन लेंगे, कागज तो उठाते ही हैं, कभी कभी उठा लेते हैं, और फिर पेन उठाएंगे और फिर चले जाएंगे पूरे घर के लोगों से, पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आपके घर बेबी पैदा हुआ है क्या। फिर दूसरे जगह जाएंगे, आपके घर बेबी पैदा हुआ है क्या, फिर उसके आगे जाएंगे। तो इस तरह से पूरा डाटा का कलेक्शन हो जाएगा। इसी को डाटा कहते हैं। ये मोबाइल वाला डाटा नहीं है। इतना हमारी बात समझे रहना हमारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के तरफ। स्टैटिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को एक और बात जाननी होगी कि यहां पर हम लोगों को 3 चीजें जानना जरूरी है।
तीन तरह के यहां ग्राफ हमको खींचने होंगे। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस हम लोगों को कुल मिलाकर के तीन तरह के ग्राफ खींचने हैं। और इन तीन तरह के ग्राफ में सबसे पहला जो ग्राफ आपको मिलेगा ये होगा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का क्या मतलब है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। बार ग्राफ होगा, इसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, लेकिन इसके पहले कुछ चीजें तो हमको जानना होगा। देखिए रेक्टेंगल के बारे में आप पढ़े होंगे, यहां रेक्टेंगल की जरूरत हमको पड़ेगी। तो रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी इसको तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये माइंड में रखे रहिए कि इस तरह का शेप हम लोगों को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल। इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, इस तरह का ग्राफ हम लोगों को मिलेगा, ये माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। और फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको बार ग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, इन तीनों के बारे में पहले कैसे खींचा जाता है इसको तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इनके बारे में समझना होगा कि ये है क्या। बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए, अभी हिस्टोग्राम का मतलब जानते हैं क्या होता है। हिस्टोग्राम का मतलब होता है सॉलिड रेक्टेंगल। सॉलिड रेक्टेंगल, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल इन द सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अभी हम बताएंगे, ठीक ना, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको आउटलुक बता रहे हैं, अभी हम आपको भूमिका बना रहे हैं। और इसके बाद यहां पर जो थर्ड आएगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसको कहते हैं आपको मालूम है, आपको एंगल मालूम है, एंगल पढ़े हैं, एंगल में 2 साइड होते हैं। ट्रेंगल पढ़े हैं, ट्रेंगल में 3 साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। और अगर 4 साइड से ज्यादा साइड हो जाए तो इसको हम कहेंगे पॉलीगॉन। तो क्या मतलब पॉलीगॉन की डिफिनीशन हम क्या कहेंगे, तो पॉलीगॉन की डिफिनीशन ये होगी कि द शेप इन विच there are more than 4 sides, the shape in which there are 4 are more than 4 sides, 4 नहीं 4 more than 4 sides are present in it, known as polygon। तो ये पॉलीगॉन होगा। फिलहाल अभी हम समझते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। बार ग्राफ क्या है, इस बार ग्राफ के बारे में हम समझते हैं। तो होगा ये कि जब डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे, तो डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोगों को ग्राफ खींचना होगा। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद जब हमें ग्राफ खींचना होगा, तो वह ग्राफ हम कैसे खींचेंगे जरा इसको आप समझ लीजिए। हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि अगर हमें बार ग्राफ खींचना होगा तो इस बार ग्राफ को कैसे खींचेंगे, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फिर आगे का जो हिस्टोग्राम है और फिर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं इस बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ में क्या होता है इसको आपको माइंड में रखना होगा। चलिए देखें, होता यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहां भी जब कोई भी ग्राफ आपको ड्रा करना होता है ना, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नीड आपको होती है। बिना एक्स एक्सिस और बिना वाई एक्सिस का हम कोई ग्राफ ड्रा ही नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम आपको इनिशियल स्टेज में, हालांकि बड़े आराम से समझ रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं ये स्टूडेंट पढ़ने में भी काफी इंटेलिजेंट है और अच्छी तरह से वो समझेंगे। तो चलिए, ये एक्स एक्सिस है, अगर हम यहां से नीचे उतरे, देखिए इधर की तरफ आए तो ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस।
हम अभी आपको समझा रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझते जाइए। समझ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो जानते हैं क्या है, आपको डाटा दिए रहेंगे, आपको जो है पूरा डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में। पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, फिर तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि कुछ वैल्यूज, सपोज कीजिए आपको कुछ वैल्यूज जो मिलती है वो मंथ ऑफ बर्थ। हमने कहा था ना कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं या कितने बेबीज जो हैं आपके मोहल्ले में या आपके वार्ड में कितने बेबीज विद इन 7 डेज बॉर्न हुए हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इधर के तरफ यानी एक्स एक्सिस के तरफ और एक्स एक्सिस के तरफ हमें दिखाना है मंथ्स ऑफ बर्थ। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूं, पहले समझ जाइए और समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये काफी इजी है और आप बड़े इंटेलिजेंट हैं और जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं वो स्कूल तो और भी अच्छा स्कूल है, इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है, मन लगा के पढ़ना है। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइए ना, हम तो है ही हैं आपके पास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम एक्स एक्सिस के तरफ, आपको मालूम है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के तरफ मंथ ऑफ बर्थ अगर आपको दिखाना हो, मंथ ऑफ बर्थ, तो मंथ ऑफ बर्थ हम दिखा देंगे कि इधर की तरफ इस ग्राफ में जैसे जैसे हम इधर की तरफ यानी एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हम बढ़ेंगे तो ये मंथ ऑफ बर्थ मिलेगा। और इसके साथ साथ यहां पर नंबर ऑफ बेबीज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बेबीज शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ बेबीज, ठीक है, नंबर ऑफ बेबीज, ध्यान दीजिएगा। तो हम नंबर ऑफ बेबीज को दिखा रहे हैं वाई एक्सिस के तरफ, वर्टिकल एक्सिस के तरफ, और मंथ ऑफ बर्थ हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये हम आपको बताने जाए कि बार ग्राफ क्या होता है, कैसे आप समझेंगे कि ये बार ग्राफ है। चलिए, और बार ग्राफ का मतलब क्या होता है, अगर आपको बार ग्राफ बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप बनाएंगे क्या, ठीक ना। तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। हमारा एक जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह का है। अब क्यों है ये हम आपको इसका भी, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन सपोज कीजिए हम आपको सबसे पहले आपको बार ग्राफ पहचानना बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन बार ग्राफ है। नहीं पहचान पाएंगे तो काफी मुश्किल होगा आपके लिए ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और फिर यहां देखिए, इसको थोड़ा सा और हम ऊपर ले जाते हैं इनके बीच में, ठीक है। ये कोई जरूरी कि जैसा हम बना रहे हैं वैसा आप ही बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही होता है बार ग्राफ। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए आप, ये एक ग्राफ और हम लोगों का आया यहां पर, और इसी तरह से एक और ग्राफ देखिए, एक और ग्राफ ये हम लोगों के पास आया, एक और ग्राफ हम बना दे रहे हैं, एक और ग्राफ केवल आपको समझाने के लिए। और फिर देखिए, सपोज कीजिए एक और मिला हम लोगों का ग्राफ, एक और ग्राफ ये मिला। देखिए, जब हम लोगों को स्टैटिक्स में, माइंड में रखे रहिए, जब हम लोगों को स्टैटिक्स में इस तरह का ग्राफ मिलेगा, समझना,
जब स्टैटिक्स में हम लोगों को इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो हम कहेंगे दिस ग्राफ इज बार ग्राफ। इसी को हम बार ग्राफ कहते हैं। आप फिगर देख करके ही समझ जाएंगे कि ये बार ग्राफ है। और यहां आप देख रहे हैं यार रेक्टेंगल है। हमने कहा था कि जब कोई भी ग्राफ, यहां स्टैटिक्स की बात मैं कर रहा हूं, तो स्टैटिक्स में कोई भी ग्राफ अगर हमको ड्रा करना होगा तो उस ग्राफ को हम रेक्टेंगल के शेप का ही ड्रा करेंगे। देख रहे हैं यहां फर्स्ट रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा, इसके बाद वाला रेक्टेंगल बड़ा, फिर उसके बाद वाला उससे भी बड़ा, इसके बाद छोटा हो गया, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। अब ऐसा क्यों है, ये केवल मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूं। अब आप ऐसा ना समझिएगा कि ऐसा ही बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ का मतलब ऐसा नहीं कि जो कंडीशन हमने दिखाया कि पहले छोटा ग्राफ होगा, फिर बड़ा ग्राफ होगा, फिर उसके बाद बड़ा ग्राफ होगा, फिर छोटा ग्राफ होगा, फिर बड़ा ग्राफ होगा, फिर भी छोटा ग्राफ होगा, ऐसा नहीं है। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि बार ग्राफ जो है वो इसी तरह का होता है। जब आपको बार ग्राफ बनाने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरह का शेप हम लोग बनाएंगे तो यह बार ग्राफ होगा। अच्छा, अब इसके बाद आता है हिस्टोग्राम। समझिए हिस्टोग्राम क्या है। इस हिस्टोग्राम को हमें अच्छी तरह से माइंड में रखना होगा। अगर हमको हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं। अच्छा, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन आती है। हम सबसे पहले देखते हैं, ये बार ग्राफ है, इसको हमेशा आप माइंड में रखे रहिए कि इसको हम कहा करेंगे, ये जो ग्राफ हमने खींचा है यह कहलाता है बार ग्राफ। दिस इज द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है। अब हम आपको हिस्टोग्राम बताने जा रहे हैं। हिस्टोग्राम क्या है, जब आप हिस्टोग्राम को भी समझ जाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन स्टैटिक्स हम लोग तो 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे और आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएंगे, ये हमारी गारंटी भी है। तो आप बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते चलिए और आप अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़िए। बुक तो खोले होंगे, हमें उम्मीद है आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहां नेक्स्ट। अब हम आपको बताने जा रहे, देखिए बार ग्राफ हमने एक्सप्लेन कर दिया। बार ग्राफ इसी तरह का होता है और अब हम आपको सेकंड बताने जा रहे हैं। और सेकंड में देखिए, सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। बस ये जो आपका बार ग्राफ है ना, बार ग्राफ में ये जितने भी रेक्टेंगल देख रहे हैं, इन रेक्टेंगल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हिस्टोग्राम। चलिए देखते हैं, इसमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं। और मैथ तो कुछ होता ही नहीं है जी, आज तक हमने मैथ को कुछ समझा ही नहीं। यह अलग बात है कि मैथ ने भी हमको कुछ नहीं समझा। तो अच्छी तरह से पढ़ा जाए, समझा जाए, देखा जाए। चलिए देखिए क्या है। सपोज कीजिए ये जो दूसरा वाला हिस्टोग्राम है, देखिए दूसरा हिस्टोग्राम नहीं, रेक्टेंगल, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये दूसरा वाला जो रेक्टेंगल है, देखिए दूसरा वाला रेक्टेंगल आकर के यहां टच हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर ये रेक्टेंगल आकर के इससे टच हो गया, हाँ समझिए। फिर ये वाला आकर के इससे टच हो गया। और ये परेशान न होइएगा कि सर आप तो उठा करके कर दे रहे हैं, हम लोग कैसे करें। आपके पास स्केल है ना, पेंसिल है ना, बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है ना, ऊपर वाले ने आपको बुद्धि विवेक भी दिया हुआ है। आप लोग इंटेलिजेंट है ही हैं। आप स्केल पेंसिल से दूसरे पेज पे खींचिएगा। अब ये नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम आप भी कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी हम ला देते हैं यहां पर। और फिर देखिए, फिर इसको भी हम ला दिए यहां पर। आवर हिस्टोग्राम इज प्रिपेयर्ड, हम लोगों का हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो गया। देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम है, याद रखे रहिएगा। ये इनके बीच में इंटरवल नहीं है। जब बार ग्राफ हम खींच रहे थे तो बार ग्राफ में ये जितने भी रेक्टेंगल थे, इन रेक्टेंगल में स्पेस था। ये जितने भी रेक्टेंगल हैं सभी रेक्टेंगल में खाली स्पेस था। तो रेक्टेंगल में खाली स्पेस था, याद रखे रहिएगा, रेक्टेंगल में खाली स्पेस था। लेकिन
हिस्टोग्राम में खाली स्पेस नहीं होता है, और जब खाली स्पेस नहीं होता है तो यही हो जाता है सॉलिड रेक्टेंगल। सॉलिड रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रेक्टेंगल, और जब इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रेक्टेंगल हो जाएगा तो इसी को हम कहेंगे हिस्टोग्राम। देखिए पहले ये जो था, पहले ये बार ग्राफ था, सब कुछ टोटल डाटा वही रहेगा, डाटा में किसी प्रकार का आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो डाटा थे जैसे थे सब कुछ वैसे ही होगा। बस ये जो रेक्टेंगल था ना, इस रेक्टेंगल को जो हमने सेपरेट किया था, ये रेक्टेंगल अब सेपरेट नहीं, एक दूसरे से टच कर जाएंगे, और जब एक दूसरे से टच कर जाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, और जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो हम क्या कहेंगे, इनको हिस्टोग्राम कहेंगे। अच्छी तरह से समझते जाइए। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। जब हिस्टोग्राम हमको ग्राफ ड्रा करने के लिए कहेगा तो हम हिस्टोग्राम ऐसे ही ड्रा करेंगे। ये हमारा हिस्टोग्राम है। और इसके पहले जो आपने देखा, इसके पहले जो था वो हमारा बार ग्राफ था। अब ये हिस्टोग्राम हम लोगों का बन करके तैयार हो गया। और अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करते हैं, सबसे पहले बार ग्राफ रहा, बार ग्राफ में रेक्टेंगल के बीच में स्पेस था, इंटरवल था, और फिर क्या किया गया, अब उस इंटरवल को हमने खत्म कर दिया, तो अब ये हिस्टोग्राम हो गया। अब हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे, जितने भी हिस्टोग्राम है हम सबके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और वो भी डॉटेड लाइन से। मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से। देखिए हम कर रहे हैं। अब ये अलग बात है, आपको भी करना होगा। अब ये अलग बात है कि हमारे पास सिस्टम है, तो आप भी, आपके पास भी सिस्टम है, ऊपर वाले ने आपको बहुत सुंदर हाथ दिया है, बहुत बढ़िया दिमाग दिया है। अब ये अलग बात है कि आप लोगों को खुद समझना है कि आपके पास कितना ब्रेन है, ये अलग बात है, ठीक ना। और स्केल है, कॉपी है, खूब शानदार हिस्टोग्राम बनाइए। और हिस्टोग्राम के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आप बनाइए। चलिए देखते हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, तो अब हम इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन से। हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, इसको माइंड में रखे रहिएगा। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, और डॉटेड लाइन से मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। फिर यहां से ये जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट से फिर हम इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देखिएगा शेप कैसा बन रहा है। और फिर क्या करेंगे, हम यहां से फिर इसके मिडिल पॉइंट को टच करेंगे। देखिए ये इसका मिडिल पॉइंट है, इसके मिडिल पॉइंट को हमने टच किया, और फिर इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां से फिर यहां पर मिडिल पॉइंट को ही टच करना होगा। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद देखिए फिर यहां मिडिल पॉइंट को हमें टच करना, हम आ गए मिडिल पॉइंट पर, ठीक है। और मिडिल पॉइंट के बाद फिर हम नीचे आए, फिर यहां आ गए, और फिर इसके बाद अगर हमको लास्ट वाला पॉइंट अगर ये दिया है तब तो ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए लास्ट वाला पॉइंट अगर दिया हुआ है इधर, तो हम ऐसे मिला देंगे। तो याद रखे रहिएगा, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रा किया है ना, इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो लाइन से जो हमको शेप बनेगा वह पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन में ढेर सारे साइड्स होते हैं, तो देखिए यहां पर ढेर सारे साइड हैं। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। तो हमें उम्मीद है कि 3 बातें तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। पहला, अच्छा 3 नहीं बल्कि 4 बात। पहली बात हमने क्या बताया, डाटा कलेक्शन। सबसे पहले डाटा कलेक्शन किया जाता है, और जब डाटा कलेक्ट हो गया तो डाटा कलेक्ट होने के बाद आ गया बार ग्राफ। बार ग्राफ याद रखे रहिएगा,
ये पूरी कॉपी जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ये सब कॉपी पे होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम मिलेंगे पूरी कॉपी आपकी चेक करेंगे, आपको तैयार करते जाना है और लास्ट में चल करके हम आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया बार ग्राफ, बार ग्राफ के बाद हमने देखा हिस्टोग्राम, और फिर थर्ड पॉइंट में हमने देखा क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और सबसे पहले डाटा कलेक्शन। इतना आप सबको अच्छी तरह से अगर माइंड रहेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम शुरुआत कर देते हैं एक क्वेश्चन। आप लोग बुक खोल लीजिए, ठीक ना, आप लोग बुक खोल लीजिए और फिर जो है आप बुक खोल लीजिए, और बुक खोलने के बाद फिर इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, कैसे है, इसको आप तैयार कीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 12.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, यानी स्टैटिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें आप बड़ी अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब सब कुछ हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना है हम लोगों को। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, और मेंटली प्रिपेयर होकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप बुक खोल लीजिए। बुक में क्या है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए आप बुक खोल लीजिए, कल से देखेंगे। अगर नीड होगा, अगर आप लोगों को लगेगा कि बुक यहां पर बुक खोलना जरूरी है तो बुक खोल लेंगे, लेकिन दिक्कत ये होगी जब बुक खोल लेंगे तो इतना जबरदस्त रिफ्लेक्शन होता है ना कि रिफ्लेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिखना ही नहीं देगा। फिलहाल चलिए हमारे पास बुक है, हमने बुक खोल लिया है, और आपके पास भी बुक होगा, आप भी बुक खोल लीजिए अभी तुरंत। और चलिए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। समझिए एक्सरसाइज 12.1 एक ही एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को 12.1 दे दिया है, ठीक ना। तो चलिए एक्सरसाइज 12.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज आप लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 12.1 हम शुरू करने जा रहे हैं, और देखा जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 12.1 ये बड़ा जबरदस्त आ गया, ठीक ना। 12.1 पॉइंट बाद में लगा देंगे यार, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए ये 12.1 और ये है हमारा पॉइंट। एक्सरसाइज 12.1 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बुक खोल लीजिए, आप सभी लोग बुक देखिए, बुक हमने भी खोल लिया है। समझिए आप अच्छी तरह से। ए सर्वे कंडक्टेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जब क्वेश्चन पढ़े तो आप बुक में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखिए, ए सर्वे कंडक्टेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द cause of illness and death among the women between the age 15 and 44 worldwide। क्वेश्चन जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमने आपको बताया कि स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा तो डाटा कलेक्ट करना होगा, और यहां पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में डाटा ही कलेक्ट किया गया है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोगों के स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, SECS ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, समूह, ठीक ना। तो क्या है, कोई किसी संगठन के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का मतलब जांच,
या सर्वे का मतलब वही डाटा कलेक्ट करना। तो क्वेश्चन पहले बढ़िया से समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो ए सर्वे इज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है, एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। और उस सर्वे में क्या दिया गया है, द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ एमंग वुमेन बिटवीन द 15 एंड 44, यानी 15 और 44 एज के बिटवीन, समझिएगा 15 और 44 ईयर के बीच में इलनेस का मतलब बीमार पड़ना, और फिर डेथ का मतलब मरना। तो 15 और 44 ईयर्स के एज के बिटवीन पूरे वर्ल्ड वाइड, इस पूरे दुनिया में जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके बीमार पड़ने का कारण और बीमार पड़ने के कारण के साथ साथ उनका डेथ, उनका मरना, क्या वजह है, ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो फिर आगे समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, क्या हुआ, जब उन्होंने डाटा कलेक्ट किया तो डाटा कलेक्ट करने के बाद जो फिगर है, फिगर का मतलब फिगर का मतलब यह हुआ कि कलेक्शन करने के बाद उसका जो प्रारूप हमको प्राप्त हुआ है, उसका जो मॉडल या उसका कह सकते हैं कि जो नमूना हमें प्राप्त हुआ है, वो यहां नीचे दिया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। बुक खोले होंगे तो आपको दिख रहा होगा, बुक खोले नहीं होंगे, केवल बोर्ड पर देख रहे होंगे तो आपको बोर्ड और हमारे अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 15 और 44 एज के बीच में जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके बीमार पड़ने और फिर उनके मरने का कारण क्या है, इसके लिए डाटा कलेक्ट किए गए। और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको दिया गया, नीचे दिया गया, देखिए क्या दिया गया है, सीरियल नंबर यहां पर 6 दिया गया है, 6। क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर यहां पर आप देखिए, यहां पर 2 कॉलम बल्कि 3 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें पहले आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है और सेकेंड वाले में काजेज, कारण क्या था उनके बीमार पड़ने और मरने का, और फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है फीमेल फैटेलिटी रेट। फीमेल फैटेलिटी रेट भी यहां पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या है। तो फर्स्ट में आपको दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मतलब होता यह है कि आप देखते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं जब लापरवाही करती हैं तो होता यह है कि जब बच्चा होने को होता है तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यहां से इस दुनिया से चले जाते हैं दूसरी दुनिया में। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यानी जब वो संतान उत्पन्न करते हैं, जब वो बच्चा पैदा करती हैं, तो बच्चा पैदा करने के दौरान कितना परसेंट होता है, तो ये दिया है 31.8%, यानी 31.8% जो वुमेन हैं, एज ग्रुप क्या 15 टू 44 ग्रुप वाले जो वुमेन हैं, उसमें 31.8% हैं जो जिनके मरने का जो काज है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और इसके बाद फिर देखते हैं सेकंड में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड में दिया है
न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का मतलब क्या? न्यूरो से प्रॉब्लम हो जाता है। आप जानते हैं ना, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन पूरा सही तरीके से सूचना देता है। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि अगर पैर में कोई कांटा धंस जाता है तो जैसे ही पैर में कांटा धंसा, तुरंत एक सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और वो जाकर के हमारे ब्रेन को तुरंत सूचना देता है कि पैर में कांटा धंसा हुआ है। तो तुरंत ब्रेन उसको कहता है कि तुरंत पैर हटाओ। तो ये न्यूरॉन होता है, ये सूचना न्यूरॉन लेकर के जाता है। पैर के पास से सूचना ले गया ब्रेन के पास और फिर ब्रेन से जाकर के पैर को कहा कि पैर तुरंत हटाओ। तो ये काम होता है न्यूरॉन का। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरोसाइकेट्रिक मतलब दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या दिमाग जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक में ये होता है लोगों को चिंता होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन तो इस समय बड़ा फेमस हो गया है। डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो है ये न्यूरोसाइक्लिक कंडीशन में आती हैं। तो इसमें 25.4% हैं जो 15 to 44 एज ग्रुप के बीच में वुमेन है और उनके डेथ का रीजन ये है। ठीक है, और इसके बाद देखें थर्ड में आपको दिया है इंजरी। इंजरी का मतलब एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लगना कह सकते हैं। तो इंजरी के वजह से जो मरने की जो कंडीशन है वो आपको दिया है 12.4%। 12.4% जो वुमेन है वो इंजरी की वजह से मर जाती हैं। और इसके बाद जो फोर्थ हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ये फोर्थ है, देखें ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, तो कार्डियोवास्कुलर का मतलब ये हुआ हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, हृदय रोग से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कहेंगे कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। तो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से जो मरने वाली वुमेन्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो आपको दिया है 4.3%। ये केवल 4.3% है। और फिर इसके बाद आपको दिया है रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन का मतलब क्या? सांस से संबंधित बीमारी हो जाती है। सांस से संबंधित बीमारी देखते हैं कुछ लोगों की सांस फूलने लगती है, कुछ लोगों की सांस बड़ी तेज चलने लगती है, कुछ लोगों की सांस बहुत धीरे धीरे चलती है, कुछ लोगों की सांस तो चलती ही नहीं है तो वो चल देते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो मरने वाली और बीमार पड़ने वाली जो वुमेन है एज ग्रुप विदिन 15 to 44, ये आपको दिया है 4.1%। और फिर आपको दिया है अदर कजेज, कुछ और भी कारण हो सकते हैं मरने के, तो वो आपको दिया है 22.0%। तो ये डाटा कलेक्ट करके वो ऑर्गेनाइजेशन गया और वो ऑर्गेनाइजेशन जा करके पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरी दुनिया में उसने डाटा कलेक्ट किया। और पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन बना करके दिया। और क्वेश्चन जब बना करके दिया तो देखिए अब इसमें हमसे 3 पार्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत है, क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले दिया गया है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। यहां पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली ग्राफ बना करके आप समझाइए। तो ग्राफ का मतलब बार ग्राफ हमको बनाना है। केवल ग्राफ कहेगा इसका मतलब बार ग्राफ बनाना है, जिसको सबसे पहले हमने बनाया था। और फिर इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है? तो फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है व्हिच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज हमने देखा था वो सबसे ज्यादा परसेंटेज था रिप्रोडक्टिव
हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो था वो 31.8% था। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि यहां जो डाटा ग्राफ खींचना है, ग्राफ आप कोशिश कीजिए ग्राफ खींचने का, ठीक ना। कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ग्राफ खींचिएगा, जैसे ग्राफ हमने खींचा, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ग्राफ खींचिएगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें मैक्सिमम वुमेन्स जो है वो मरती हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया था, जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया था, और वो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में 31.8% वुमेन जो है वो दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। और इसकी तो ये सबसे मेजर कंडीशन आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द मेजर कंडीशन फॉर इलनेस एंड डेथ। तो इलनेस और डेथ के लिए जो मेजर कॉज होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड। देखिए थर्ड में क्या कहा गया है, थर्ड में कहा गया है ट्राई टू फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी बताने की कोशिश कीजिए या प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्या विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के हेल्प से। तो हम तो पूरा हेल्प करते हैं जी, हम तो पूरा हेल्प आपको कर रहे हैं। ट्राई टू फाइंड विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच play a major role in the cause and having been minor and having and देखिए फिर कहा गया है कि above being the major cause। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए, जो डाटा आपके बुक में है, आपसे कहा गया कि बताइए कौन सा ऐसा मेजर कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, और कौन सबसे माइनर कंडीशन है। तो सबसे मेजर कंडीशन में तो अभी हम लोगों ने देख लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन था, और रेयर या सबसे माइनर में आप देखिए 4.1 रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है 4.1 है, ये सबसे कम है। तो यही दो बातें आपसे पूछी जा रही थी। तो देखिए 3 क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया। सबसे पहले पूछा है कि कौन मेजर कंडीशन है या कौन सा ऐसा वजह है जिसके वजह से ज्यादा वुमेन जो है मरती हैं। तो वो जो था वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन था। और फिर आपसे पूछा गया था कि इसका ग्राफ, तो ग्राफ आपको खींचना है। देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको हमने कहा आप ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ नहीं खींचने के लिए आपको अगर नहीं आ पाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आप अपने स्कूल में सूचना दीजिएगा, स्कूल से सूचना हमको मिलेगी, फिर हम आपको जैसा आप कहेंगे वैसा वीडियो हम आपको दे देंगे, या आपको लाइव ऑनलाइन पढ़ा करके या लाइव क्लास लेकर के हम आपको समझा देंगे, अच्छी तरफ से आप समझिएगा। और फिर आपसे यह पूछा गया था कि इसमें कौन सा ऐसा काज था जो मिनिमम था, माइनर था। तो माइनर जो काज था वो रेस्पिरेटरी कंडीशन था। तो इस प्रकार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 पार्ट थे। इसको हमने अच्छी तरह से समझाया, इसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आप कोशिश कीजिएगा इसको तैयार करने का, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, अपने स्कूल को सूचना दीजिएगा। आपका स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, वो स्कूल हमें सूचना देगा, हम आपको वीडियो बना करके या फिर लाइव क्लास लेकर के हम आपको सूचना देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, डाटा कलेक्शन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप मन लगा करके पढ़िए और कॉपी पे तैयार कीजिए, क्योंकि जिस दिन मिलेंगे हम कॉपी चेक करेंगे, कॉपी नहीं कंप्लीट होगी तो फिर क्या होगा ये तो सबको पता है। ठीक है, चलते हैं। सबको एक बार फिर से हमारे तरफ से बाय, थैंक यू।